तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं, ये एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरीके की रिएक्शन आती हैं, एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी डार्क रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका एटीपी सिंथेज, या फिर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो डार्क रिएक्शन में आता है आपका रुबिस्को एंजाइम। तो इन दोनों ही एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब जो ये फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उन्हीं फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टरों की बात करते हैं तो उन फैक्टर्स को डिवाइड करा गया है दो तरीके के फैक्टर्स में। वो जो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक जो होता है वो होता है आपका इंटरनल फैक्टर, जो दूसरा होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि जो इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल जैसे साइज ऑफ अ लीफ, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, या फिर हम बात करें इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की, तो आप खुद ही देख पा रहे हैं, थोड़ा आप दिमाग लगा करके सोचिए कि जो ऐसे फैक्टर हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है कि वो प्लांट ही ऐसा है। तो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, लीफ स्ट्रक्चर की बात करें, लीफ पोजीशन की बात करें, या फिर हम बात करें उसके इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की, तो ये सभी के सभी प्लांट पर ही डिपेंड है कि प्लांट जैसा होगा वैसे ही उसके इंटरनल फैक्टर्स होंगे। तो इन फैक्टर्स में हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं उसका जेनेटिकली स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जीन स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे नंबर ऑफ लीव्स हो गया, साइज ऑफ लीव्स हो गया, एज ऑफ लीफ हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ अ लीफ हो गया, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ अ क्लोरोफिल। तो ये सभी के सभी किस पर डिपेंड रह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द ऑल दे आर ऑल बिलोंग्स टू अ प्लांट जेनेटिक्स, मतलब बेसिकली जेनेटिक्स पे बिलोंग करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं एक्सटर्नल फीचर। इन एक्सटर्नल फीचर्स की जब हम बात करें तो ये सभी के सभी एक्सटर्नल फीचर फोटोसिंथेसिस को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं। जैसे CO2 की जब हम बात करें, या फिर हम लाइट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वाटर की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नली अफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब इनके अफेक्शन से आपका फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो यही जो फैक्टर्स हैं इनको कहा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये सभी के सभी फैक्टर्स एक साथ ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन इनमें से जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा कम रहता है, सबसे ज्यादा लो रहता है, वही उस फोटोसिंथेसिस रेट का रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है। मतलब वही जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है रेट को। अगर वो कम है तो फैक्टर रेट लिमिटिंग होगा, अगर वो ज्यादा है तो उससे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। तो इन सभी फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर लिया, इंटरनल फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ा। तो मतलब रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या था? वो फैक्टर, इन चारों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब एक साथ तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन चारों में से अगर कोई भी एक वेरी मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो उसी फैक्टर को कहा गया रेट लिमिटिंग फैक्टर। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ एक लॉ था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इस लॉ के अकॉर्डिंग भी यही है, सेम बात जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, हम चलो पढ़ ही लेते हैं इस लॉ को, केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। जैसा कि फोटोसिंथेसिस में हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स से वही अप्लाई हो रहे थे यहां पे। देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय, मतलब केमिकल प्रोसेस की बात करें या फिर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसका रेट जो होगा वो डिटरमाइन करा जाएगा आपका फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, मतलब उस फैक्टर की मिनिमम वैल्यू जो बेसिकली उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो रेट है उसको मिनिमम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इवन लाइट एंड CO2 आर ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब आप सभी को पता होगा, हमने पहले बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एंजाइम में हमने ऑप्टिमम कंडीशन की बात करी थी कि मतलब कोई भी एंजाइम जो होता है वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब कि मैक्सिमम एक्टिविटी तभी शो कर पाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो ऑप्टिमली प्रेजेंट है। ऑप्टिमली का मतलब कि जितना उसे रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, मतलब लाइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, CO2 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो काफी लो है, तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर प्रॉपर्ली, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली अकर नहीं होगा। तो 100 बात की अगर एक बात कही जाए तो ये पूरी लाइट निचोड़ है इस बात का कि रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट इज डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जो भी फैक्टर लिमिटिंग होगा, जो भी फैक्टर अमाउंट में लो होगा, वो उस फैक्टर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करा जाएगा। अगर वो हाई है तो फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगा, अगर वो लो है तो फोटोसिंथेसिस रेट लो होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की।
अब लाइट जो फैक्टर है ये किस तरीके से अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को देखो। अब कोई प्लांट है, वो लाइट में रखा हुआ है, सूर्य है यहाँ पे और ये आपका प्लांट है, तो किस तरीके से लाइट प्लांट पे पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या है, या फिर हम बात करें उसकी लाइट की क्वालिटी कैसी है। तो ये तीनों चीजें फैक्टर्स लाइट बेसिकली अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। अब देखो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसी बुक का ये ग्राफ है कि इस ग्राफ को प्लॉट करा गया है दो पैरामीटर्स के ऊपर। पहला जो पैरामीटर है वो है बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि किस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट दी जा रही है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ लाइट दी जा रही है, मतलब कितने अमाउंट में। अब जैसे जैसे आप अलोंग द एक्सिस जाएंगे आपको लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती नजर आएगी, और जैसे जैसे आप अलोंग द वाई एक्सिस जाएंगे आपको लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले स्लो थी लाइट, फिर उसके बाद धीरे 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 करके इंक्रीज हुई लाइट, उसके साथ साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो वही बात कही है, एट अ लो लाइट से थोड़ा मॉडरेट की तरफ जब हम जाते हैं तो लीनियरली इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हो रही है। एट अ हाई लाइट, जब हम हाई लाइट दे देते हैं, जब हम ज्यादा लाइट दे देते हैं तो रेट प्लेटिंग अचीव हो जाता है एंड अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। मतलब कि अदर जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटिंग हो जाते हैं, क्योंकि आप देखो फिर से समझो, मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लाइट दे रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए कि आप यहां तक जितनी लाइट चाहिए थी उसने उसकी रिक्वायरमेंट थी किसकी, प्लांट की, कि मतलब 10% रिक्वायरमेंट रही थी अप्रोक्सीमेटली, 100% का 10% लाइट की रिक्वायरमेंट थी प्लांट की फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमम रेट तक अचीव करने के लिए। ये था मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अचीव करने के लिए फुल इंटेंसिटी के साथ 10% ऑफ सनलाइट। अब उसके बाद उसे कितनी भी सनलाइट दे दी, सनलाइट का अमाउंट देखो यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर आप सनलाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचीव कर चुका है, मतलब मैक्सिमम वहां पे आकर के मैक्सिमम हो चुका है, सैचुरेशन आ चुका है। एग्जांपल के तौर पे समझो, आप जिम जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी टोटल आपने क्या कहते हैं आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आपको 5 घंटे एक्सरसाइज की आपकी ड्यूरेशन है, उसमें आपको 1 घंटे में ही आप सारा जोर लगा दो, ठीक है। इससे क्या हासिल होगा, आपने मैक्सिमम एक्टिविटी तो मैक्सिमम आपने जोर तो अपना लिया, आपने इंटेंसिटी तो दिखा दी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 10%, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट की है वो है आपकी 5, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 5 आवर्स जब आप ग्रो करेंगे तो इसमें दोनों का खेल है, एक आपकी इंटेंसिटी का और एक आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन का, मतलब आपको पूरे 5 आवर्स ही कंप्लीट करने हैं आपको अपनी एक्सरसाइज के। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि इसको केवल सनलाइट ये डिप इसको केवल 10% ही चाहिए, पूरे दिन में आप धूप में रख रहे हो प्लांट को कि 10% भाई मिल गई 1 घंटे के अंदर, अब भाई आ जाओ ना, वो 1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। वो कब, क्योंकि दोनों फैक्टर पर डिपेंड है, कैसा कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, या फिर हम बात करें प्लस आपका लाइट की ड्यूरेशन, लाइट का कितना एक्सपोजर हुआ है, लाइट का ड्यूरेशन, और लाइट की क्वालिटी भी कैसी है, इस पर भी डिपेंड है लाइट की क्वालिटी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ये ही सेम टू सेम ग्राफ आपने तब वहां भी पढ़ा था जब आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एंजाइम पढ़ रहे थे बच्चों, एंजाइम, उसमें इस ग्राफ को आपने डिस्कस करा था सबस्ट्रेट, ठीक है। यहां पर आपका सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से बढ़ती है और इंक्रीज होती है। यहां पर भी आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला था। इस ग्राफ को कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स के केस में, एंजाइम के केस में बोलते हैं माइकलिस मेंटेन ग्राफ, माइकलिस मेंटेन ग्राफ। तो ध्यान रखनी है आपको चीजें किस तरीके से कोरिलेट कर रही हैं एनवायरमेंट में, प्लांट में किस तरीके से कोरिलेट करा है, और आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से ये बायोमोलिक्यूल से आपके मिलते जुलते हैं, ठीक है। लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग इन नेचर, मतलब लाइट बहुत ही ज्यादा रेयरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है, क्योंकि लाइट हर किसी को मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर मिलती ही है, ठीक है, एक्सेप्ट द शेडी प्लांट। शेडी प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों, वो जैसे कि जो जंगल होता है वो काफी ज्यादा घना होता है, तो सारे प्लांट्स तक धूप ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां पर लाइट आपका लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है। अब ज्यादा लाइट दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल उसको ज्यादा लाइट दे, हाई इंटेंसिटी के साथ आपने 5 घंटे तक धूप में रख दिया किसी प्लांट को, हाई इंटेंसिटी की लाइट दे जा रहे हो आप उसे और 5 घंटे तक धूप में रखा जाए प्लांट को, तो उससे क्या होगा, क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन।
फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जिसकी वजह से क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा और डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप हाई इंटेंसिटी के साथ लाइट दिए जा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस रेट भी हाई होगा, नहीं, वो 10% पे ही मैक्सिमम अचीव कर लेगा। आपने उसको हाई इंटेंसिटी की लाइट दी है, उस हाई इंटेंसिटी की लाइट का 10% उसको मिलेगा और वो फाइनली अपना फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट अचीव कर लेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए भी नहीं देने हैं। तो लाइट के बारे में आपको सभी को समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से अफेक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक CO2 कितना होता है? 0.3 टू 0.04%, इंक्रीज अप टू 0.05%, 0.05% इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस, मतलब 0.04 से आपका 0.05% हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमने इससे ज्यादा दे दिया, तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाएगा, हार्मफुल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब प्लांट तो हमारे काफी सारे होते हैं, जैसे कि आपने C3 प्लांट्स पढ़े थे, कुछ C2 प्लांट्स भी थे, C3 के कुछ मॉडिफाइड वर्जन जो थे, ठीक है, और एक थे आपके C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की बात करें तो ये डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, आपने नाम सुना होगा डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। जिन डेजर्ट प्लांट्स ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर। और C3 प्लांट्स नॉर्मली जो होते हैं आपके 80 टू 85%, जिन सभी में आपकी C3 साइकिल रन होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डार्क रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा था। तो इंक्रीज CO2 के केस में C3 प्लांट्स तो इजीली वर्क कर जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे, लेकिन C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, हाई CO2 के केस में फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कि उन्हें कितनी CO2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से ज्यादा की रिक्वायरमेंट रहेगी C3 प्लांट्स को, CO2 रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और अप्रोक्सीमेटली 360 माइक्रोलीटर पर लीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको C4 प्लांट को, मतलब कम CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है, ये बात ध्यान रखनी है, आपको कम CO2 की रिक्वायरमेंट रहेगी डेजर्ट प्लांट्स को। तो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, इन दोनों के बीच में अगर हम CO2 को किस तरीके से, C3 प्लांट से ऑब्वियस सी बात है भाई, रुबिस्को एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करना है, तो हाई CO2 रहेगा तभी वो कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म कर पाएगा और CO2 को फिक्स कर पाएगा प्लांट के अंदर। और C3 प्लांट है तो वैसे भी C3 साइकिल रन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही रिक्वायरमेंट की जरूरत रहेगी, और C4 प्लांट्स के अंदर कम। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो तापमान है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। डार्क रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन की बात करें, डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एक बहुत बढ़िया एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम, और वो मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है क्योंकि वो सभी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम रुबिस्को, नाम याद रहेगा, रुबिस्को। लाइट रिएक्शन लेस टेम्परेचर सेंसिटिव, ये लेस टेम्परेचर सेंसिटिव है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एंजाइम यूज नहीं होते, कम एंजाइम यूज होते हैं। C3 प्लांट्स लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, C3 प्लांट्स के अंदर लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा, मतलब उनको ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे ही ग्रो करा जाता है, उन्हें लो CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर हम बात करें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। C4 प्लांट्स होते हैं हाई टेम्परेचर पे ऑप्टिमम ग्रो करते हैं, परफॉर्म बेटर इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट्स हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द टेम्परेट प्लांट्स, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो भाई C4 प्लांट्स आ जाएंगे। C4 प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और लो CO2 कंसंट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर किस तरीके से अफेक्ट करता है? वाटर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली। कैसे? वाटर स्ट्रेस की जब कंडीशन आती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वाटर का ट्रांसपिरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। स्टोमेटल क्लोजर एंड CO2 डिक्रीज, लीफ विल्टिंग, रिड्यूस सरफेस एरिया, रिड्यूस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी और सरफेस एरिया लीफ बेंट हो जाएंगी, जिससे सरफेस एरिया आपका कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आप सदाबहार अगर आप सभी के घरों में होगा वो पेड़, आप देखना कि आप उसे कुछ दिनों तक कम पानी देना, और कम पानी देने के बाद देखना उसकी लीफ जो होगी वो काफी ज्यादा बेंट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे जो लीफ होती है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और फाइनली आप देख पाएंगे कि किस तरीके से प्लांट अपने मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है इन द ड्रॉट कंडीशन, मतलब जब वाटर की कमी हो जाती है। वाटर रेयरली लिमिट्स डायरेक्टली बट अफेक्ट CO2 अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब हम बात करने वाले हैं कुछ PYQ से, मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट आपकी लाइट रिएक्शन को हमने बहुत ही डीपली और अच्छे से डिस्कस करा है, तो प्लीज जाकर के डार्क रिएक्शन को देखिए और प्लीज बायोरिएक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए,
कर दीजिए और पहुंचा दीजिए जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री कोचिंग चाहिए, फ्री कोचिंग अबाउट द बायोलॉजी और एनी काइंड ऑफ अ बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम। आप गेट बायोटेक की बात करें, गेट एक्सेल की बात करें, गेट लाइफ साइंस की बात करें, या फिर आप एमबीबीएस वाले नीट एग्जाम की बात करें, नीट यूजी की बात करें, नीट पीजी की बात करें, या फिर कितने भी पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं, या फिर आप बात करें एमएससी रिलेटेड एग्जाम, ग्रेजुएशन रिलेटेड एग्जाम लाइक अ सीयूईटी एग्जाम, बायो रिलेटेड एनी काइंड ऑफ एग्जाम, जिसको भी जो भी नीडी स्टूडेंट्स हो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और प्लीज बायोनेक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पीवाईक्यूज की। सबसे पहला पीवाईक्यूज जो है वो है मैच द फॉलोइंग्स का। ये सबसे पहले ही हमने जब लाइट रिएक्शन डिस्कस करी थी तो उसमें सबसे पहले ही हमने बता दिया था कि क्लोरोफिल जो होता है वो ब्लू लाइट, क्लोरोफिल एक से आपको याद रखना है ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये यहां से ये क्या, तो अब सब इन मैच द फॉलोइंग्स को सॉल्व करने का ना एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराया जेनेटिक्स से रिलेटेड, कि आप सबसे पहले जो ऑप्शन आपको लग रहा है ना आप उसके आंसर देख लो। ए का थर्ड कहां है भाई, ये है, इन दोनों में ए का थर्ड है, बाकी दोनों तो कैंसिल हो गए, ए और बी तो हो ही सकते। अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा याद है। हमें याद है भाई, हमने कैरोटेनॉइड्स याद था, कैरोटेनॉइड्स देखते हैं, कैरोटेनॉइड्स कहां है, या फिर ज़ैंथोफिल कहां है, ये है आपका कैरोटेनॉइड्स। तो येलो एंड ऑरेंज, तो कैरोटेनॉइड्स डी का आपका फोर्थ हो गया, तो ये डी आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप टाइम भी बचा सकते हैं और इस तरीके से आप जान भी सकते हैं कि किस आपके बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। आपको जो सही लगता है पहले आप उसे देखिए, आप उसे आंसर में ढूंढिए, आंसर में आपको अगर वो मिल रहा है तो बाकी के ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिए, टाइम बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हमें परफॉर्म करना है, लाइट रिएक्शन है वो भी उसकी, और लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या बेसिकली रिक्वायर्ड रहता है। लाइट रिएक्शन में CO2 कहां रहता है, वो तो भाई डार्क रिएक्शन में रहता है, ठीक है, और ये भी डार्क रिएक्शन में रहता है। और जब हम बात करें लाइट रिएक्शन में भी, हाँ, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स याद रहता है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड रहती है, लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो CDE ये याद रखना, तो बी आपका ऑप्शन हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 2024 और 2025 और 2021-22 के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने का तरीका होता है वो कहीं बीच में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बीच में होते हैं, आपके 2 और 3rd ऑप्शन में से ही होंगे, देखना कोई ना कोई। स्ट्रोमा लैमली हैव अ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड लैक ऑफ NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा लैमली की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रोमा लैमली की, ठीक है, फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लैमली, क्योंकि लैमली स्टार्ट हो जाती है जब हमने डिस्कशन करा था। मैं आपको अगर अभी कुछ इस तरीके से स्टॉक थे ना ग्रैनम के, तो ये ग्रैनम की जब हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा था तो यहां से आपने देखा था कि ये स्ट्रोमा स्टार्ट हो रहा था, स्ट्रोमा, और बेसिकली स्ट्रोमा लैमली स्टार्ट हो रहा था। जो स्ट्रोमा लैमली है वो क्या है, स्ट्रोमा लैमली बेसिकली कनेक्टिंग ब्रिज है, लेकिन ये आ कहां से रहा है, ये आ तो वही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से रहा है, तो यहां पर फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहता है, तो ये बात को भूलना नहीं है। ग्रैना लैमली हैव अ ग्रैना लैमली हैव अ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है, ये भी। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक की बात हो रही है कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट से मतलब P700 से घूमता रहता है। इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, नहीं भाई नहीं, ये गलत है। बोथ ATP एंड NADPH एंड प्रोटॉन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑब्वियसली करेक्ट है। मतलब देखा ना आपका सेकंड और थर्ड में से ही आपका कोई एक आंसर सही निकला, तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यही आपका इनकरेक्ट है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ CO2 फिक्स इन द केल्विन साइकिल। अब देखो हमने 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करा था जब हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, और 6 की आपके थे राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। 12 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, किसके, रुबिब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, उसको रुबिस्को एंजाइम आया था, रुबिस्को एंजाइम ने क्या करा था, आपके जनरेट करे थे आपके 12 मॉलिक्यूल ऑफ इसके फॉस्फोग्लिसरेट के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट रही थी कितने ATP की, 12 ATP की। अब 6 CO2 को फिक्स करने के लिए भैया कितने, 12 ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, 12 ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। जब हम 6 CO2 को फिक्स कराए, अभी हमने 12 ATP की, और 12 फिर यहाँ पर 6 और यूज होते हैं, इधर की साइड 6 ATP और यूज होते हैं, तो टोटल 12 और 6 18, तो मतलब टोटल 18 ATP की रिक्वायरमेंट 6 CO2 को यूज करने के लिए, और एक CO2 के लिए फिक्स करने के लिए आपके कितने, 3 ATP और 3 ATP की, और यहीं आपके 2 NADPH की रिक्वायरमेंट रहती है। तो याद रखना 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट रहती है आपकी 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए। कहाँ है 3 ATP, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, मतलब कि आंसर आपका थर्ड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस को आपको दिमाग लगा करके भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं कि किस तरीके से आपने प्रोसेस को रीड करा है, आपने किस तरीके से फंडामेंटल को स्टडी करा है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आपके जो पीवाईक्यू से वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हमने डिस्कस कर लिया है आप फैक्टर अफेक्टिंग को। मतलब अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे C2 साइकिल को और C4 साइकिल को। धीरे धीरे करके हम सारी साइकिल्स को कंप्लीट कर लेंगे। हमने लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज बायोनेक्टर को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।